आज हम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आखिरी कुछ लम्हे के जो भी बारीक से बारीक पहलू हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। जिस वक्त इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ उस वक्त इंदिरा गांधी क्या कर रही थी, इंदिरा गांधी किस काम के लिए बाहर निकल रही थी, उस वक्त उनके घर में या उनके साथ कौन कौन थे, और कातिल जिसने इंदिरा गांधी को कत्ल किया उसके साथ इंदिरा गांधी का कितना गहरा रिश्ता और कितना गहरा भरोसा था। ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। उससे पहले 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी उड़ीसा के लिए निकलती हैं, वहाँ पर चुनावी रैलियाँ करती हैं। उस वक्त सिर्फ 3 महीने बचे थे दोबारा से भारत का इलेक्शन होने में, और इंदिरा गांधी 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने की रेस में लगी हुई थी। उस वक्त रात ही 30 अक्टूबर को रात ही में इंदिरा गांधी उड़ीसा से निकलती हैं दिल्ली के लिए और वापस दिल्ली आती हैं। दिल्ली आने के बाद होता ये है कि इंदिरा गांधी के मुताबिक इंदिरा गांधी का ये कहना होता है कि एक इंसान के लिए मैक्सिमम नींद 4 घंटे की होनी चाहिए। यानी अगर एक इंसान 4 घंटे तक सो लेता है तो वो उसके लिए बहुत है। और इंदिरा गांधी का रोज़ का मामूल ये था कि वो सिर्फ 4 घंटे सोया करती थी। रात के 12:30 से 1 बजे के बीच वो सोया करती और सुबह 4 बजे वो उठ जाया करती थी। उसके बाद उनका योगा और बाकी जो भी काम उनके होते वो किया करती, फिर अपनी भारत की ड्यूटी पर लग जाती। इसी तरीके से इंदिरा गांधी रात 30 अक्टूबर को दिल्ली वापस आती हैं और उनका बंगला जो कि एक सफदरगंज रोड पे था, वहाँ पर 2 बंगले थे। एक बंगला वो जहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री होने के नाते कोई भी मीटिंग होती, जो उनसे मिलने आते, वो मीटिंग उस बंगले में होती। और एक बंगला था जिस बंगले में इंदिरा गांधी रहती थी। उस बंगले में इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी और उनके 2 पोते, यानी एक पोते और एक पोती जिसका नाम प्रियंका गांधी और राहुल गांधी था। ये 5 लोगों की फैमिली उस बंगले में रहा करती थी। उस वक्त जब 30 अक्टूबर को वो वापस आती हैं, रात में वो सोती हैं, लेकिन आम मामूल के मुताबिक उस दिन वो लेट उठती हैं, क्योंकि चुनावी उसकी वजह ये होती है कि चुनावी भाग दौड़ में वो काफ़ी थक गई होती हैं। इसलिए वो आम मामूल के मुताबिक, डेली रूटीन के मुताबिक 31 अक्टूबर को वो लेट सोकर उठती हैं। उसके बाद सुबह उस वक्त स्कूल खुले थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी डेली रूटीन के मुताबिक स्कूल जाते हैं। जब भी दिल्ली में इंदिरा गांधी होती तो उन्हें लाड प्यार से स्कूल भेजा करती। वो स्कूल भेजती, फिर उसके बाद जो भी उनका काम होता, योगा और बाकी जो भी चीज़ उनकी होती वो करती। और उसके बाद उसी दिन यानी 30 अक्टूबर को एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जिसका नाम पीटर स्टोनेस था, वो आता है और वो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है। और वो होता ये है कि इंदिरा गांधी का लास्ट का जो आखिरी इंटरव्यू था वो लेना बाकी था। बाकी उड़ीसा में और बाकी जगह पे भी वो ब्रिटिश पत्रकार उनके साथ रहता है। उनकी ज़िंदगी पे वो जो स्टोरी वो बनाता है उसमें सिर्फ आखिरी इंटरव्यू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होना था वो बचा हुआ था। और उसका जो वक्त था वो वक्त सुबह 9:30 बजे का तय हुआ था। ये इंटरव्यू प्रधानमंत्री ऑफिस में होना था, जबकि इंदिरा गांधी का आवास, इंदिरा गांधी का बंगला जो है वो एक सफदरगंज रोड में था। तो वहीं इंटरव्यू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होना था वो अकबर रोड पे था। अकबर रोड और सफदरगंज रोड के बीच सिर्फ एक गेट का फासला था, यानी फुट वॉक से भी इंसान कुछ मिनटों में एक अकबरगंज रोड पर पहुंच सकता था। इसी तरीके से इंदिरा गांधी नहाती हैं और उसके बाद फिर वो सुबह इंटरव्यू के लिए अपने बंगले से बाहर निकलती हैं। उस वक्त उनके जो गेट, मेन गेट था, जहाँ से एक सफदरगंज रोड से अकबर रोड पर जाना होता था, उस गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगी हुई थी। इंदिरा गांधी के साथ उस वक्त आईटीबीपी के ऑफिसर उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे और वो उनको साथ लिए चल रहे थे। उसी बीच वहाँ पर इंदिरा गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी आर.के. धवन, जो कि उस वक्त के बहुत पॉपुलर और बहुत मजबूत इंसान माने जाते थे, वो भी आ चुके थे। और इस तरीके से आर.के. धवन इंदिरा गांधी से एक कदम पीछे और उनकी आईटीबीपी की जो सिक्योरिटी गार्ड होते वो इंदिरा गांधी के साथ
सिक्योरिटी को संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब उनके बंगले का मेन गेट, जो कि उसको क्रॉस करने के बाद प्रधानमंत्री ऑफिस आ जाती है, उस गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्यूटी लगी थी, उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड का नाम बीएन सिंह तो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड का नाम सतवंत सिंह था। और सतवंत सिंह और बीएन सिंह ये दोनों इनकी अलग कहानी थी। बीएन सिंह इंदिरा गांधी का लगभग 10 साल पुराना सिक्योरिटी गार्ड था और बहुत भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड था, जबकि सतवंत सिंह अभी 5 महीने हुए थे इस सिक्योरिटी टीम को ज्वाइन किए हुए। इस तरीके से सतवंत सिंह की ड्यूटी जो थी वो बंगले के बाहर, यानी इस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और इस रिहायशी इलाके यानी इंदिरा गांधी जहां रहा करती थी उससे बाहर थी। लेकिन होता यह कि सतवंत सिंह अपने ऑफिसर, जो कि उसके आला अफसरान थे, उससे कहता है कि उसे लूज मोशन हो रहा है और लूज मोशन के कारण उसे बार बार अंदर जाना पड़ रहा है, तो क्यों ना ऐसा करे कि मेरी ड्यूटी अंदर ही लगा दे ताकि मुझे वॉशरूम तक जाने में आसानी हो। तो उसके आला अफसरान ने उसे अंदर की ड्यूटी संभालने को दे दी और सतवंत सिंह भी उस वक्त मेन गेट, यानी इंदिरा गांधी के बंगले के बाहर जो मेन गेट था, जहां से एक सफदरगंज रोड से एक अकबरगंज रोड पर आदमी पहुंच सकता था, उस गेट पर ड्यूटी सतवंत सिंह और बेअन सिंह की थी। बेअन सिंह की सिक्योरिटी पहले से अंदर थी और बेअन सिंह इंदिरा गांधी का काफ़ी मजबूत यकीन वाला सिक्योरिटी गार्ड था और ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उससे कुछ दिन पहले, यानी 5 महीने पहले, इंदिरा गांधी के ब्लू ऑपरेशन के दौरान इंदिरा गांधी के ऑर्डर के मुताबिक ब्लू ऑपरेशन हुआ, जिसमें गोल्डन टेम्पल पे हमला किया गया और उस वजह से उस वक्त सिख कम्युनिटी इंदिरा गांधी से नाराज चल रही थी। उसी वक्त रॉ एजेंसी जो थी वो इंदिरा गांधी को पहले ही सतर्क कर चुकी थी कि आपकी सिक्योरिटी में जितने भी सिख कम्युनिटी से सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्हें आप हटा लीजिए। लेकिन इंदिरा गांधी का उस वक्त मानना ये था कि ये हमारे भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड हैं। एक कुछ लोगों की सोच बदलने से ऐसा नहीं होता कि सारे लोगों की सोच इस तरीके की हो जाए। इसलिए इंदिरा गांधी उस वक्त काफ़ी नाराज़ भी हुई कि किसी को एक कम्युनिटी से बिलोंग करने की वजह से उसे हटाया जाना ये दुरुस्त नहीं है। इस वजह से इंदिरा गांधी ने उसे नहीं हटाया। रॉ की तरफ से बेअन सिंह को ट्रांसफ़र ऑर्डर भी आ चुका था। बेअन सिंह का ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन ट्रांसफ़र लेटर मिलने के बाद बेअन सिंह डायरेक्ट इंदिरा गांधी से मिलता है और कहता है कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। इस पर इंदिरा गांधी ने भी अपने सेक्रेटरी से बात की और सेक्रेटरी आर.के. धवन के और इंदिरा गांधी के आदेश के बाद उसका ट्रांसफ़र रोका गया और उसके बाद बेअन सिंह दोबारा से इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में लग जाता है। होता यह है कि जब इंदिरा गांधी उस पार्क से बाहर निकलती हैं, गार्डन की तरफ से आती हैं उस गेट की तरफ, तो रोज़ के मामूल के मुताबिक बेअन सिंह हमेशा इंदिरा गांधी को नमस्कार करता और इंदिरा गांधी उसे हाथ जोड़कर नमस्कार का जवाब दिया करती थी। और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेअन सिंह, जैसे ही इंदिरा गांधी का और बेअन सिंह का आमना सामना हुआ तो बेअन सिंह ने इंदिरा गांधी को नमस्कार किया और उस वक्त इंदिरा गांधी उसको वापस से नमस्कार करती। उस वक्त बेअन सिंह के पास जो पिस्टल थी, बेअन सिंह वो पिस्टल निकालता है और लगातार 3 गोली इंदिरा गांधी के ऊपर चला देता है। उस वक्त इंदिरा गांधी का आखिरी लफ्ज़ उसका नमस्कार का जवाब था और इंदिरा गांधी उस घास पर गिर जाती हैं, उस गार्डन की घास पर। और उसके बाद फिर बगल में खड़े सतवंत सिंह ने अपनी बंदूक से लगातार ब्रस्ट मारा और लगभग 27 गोलियां इंदिरा गांधी के ऊपर चला दी। ज़मीन की तरफ इंदिरा गांधी बुरे हाल पड़ी हुई थी और उसी बीच सतवंत सिंह ने भी सारी गोलियां खाली कर दी थी। अब इस बीच वो सब कुछ करने के बाद बंदूक को नीचे ज़मीन पर रखते हैं और रखने के बाद अपने दोनों हाथ ऊपर कर देते हैं और सरेंडर करने की बात करते हैं, क्योंकि इनका प्लान पहले से था कि कत्ल करने के बाद उनको ये करना है, नहीं तो जवाबी कार्रवाई में उन्हें भी मारा जा सकता है। उसके बाद बेअन सिंह और सतवंत सिंह को सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार करते हैं और उधर बगल में ही उस बंगले में ही एक सिक्योरिटी रूम था जहां सिक्योरिटी गार्ड्स अपने कपड़े चेंज किया करते थे। उस सिक्योरिटी रूम में लेकर जाकर बंद किया जाता है। लेकिन उसी बीच होता यह है कि बेअन सिंह ने सामने आईटीबीपी के एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया और उसकी बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन इसकी जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से बेअन सिंह मारा जाता है। और उसके बाद फिर सतवंत सिंह, जो कि अपनी पगड़ी में एक चाकू रखा था, उस चाकू को निकालता है और सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करता है।
लेकिन किसी तरीके से सिक्योरिटी गार्ड उसे काबू करते हैं और उसे में बंद कर देते हैं। अब इस बीच सोनिया गांधी अपने बाथरूम में नहा रही थी। वो जैसे ही बंदूक की गोली की आवाज़ सुनती हैं, वो बाथरूम से सिर्फ गाउन पहने वो भागते हुए गार्डन की तरफ आती हैं और देखती हैं कि इंदिरा गांधी उनकी सास ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। उसके बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड आर.के. धवन और सोनिया गांधी और बाकी स्टाफ उन्हें गाड़ी में बैठालता है। उस वक्त इंदिरा गांधी का सर सोनिया गांधी के पैर पर था और वो हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाते हैं। उस वक्त दिल्ली के हॉस्पिटल एम्स में उनका इलाज चलना था और उनको लेकर जाना था। वहाँ से कुछ ही दूरी भी थी। ये वक्त 9:27 हो रहे थे जब इंदिरा गांधी को मारा गया और उसके बाद फिर उनकी जिस्म में 27 से 30 गोलियां डाली जा चुकी थी। रास्ते में उससे पहले ही हॉस्पिटल यानी एम्स में ये इत्तला दे दी गई थी कि इंदिरा गांधी को लेकर आया जा रहा है, आप बेड खाली रखिए। और फिर इंदिरा गांधी को एम्स में लेकर जाया जाता है। लगभग 5 से 6 मिनट की दूरी पर एम्स वहाँ से होता है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद अब उन्हें लगभग 7th फ्लोर पर लेकर जाया जाता है और उसके बाद उनको बेड पर लेटाया जाता है। बेड पर लेटाने के बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट मशीन पर रखा जाता है क्योंकि उस वक्त इंदिरा गांधी के एक दिल में गोली लग चुकी थी और बाकी भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें उनकी खराब हो चुकी थी। लाइफ सपोर्ट पर रखा जाता है और लगभग 88 बॉटल खून उनको दिया जाता है। 88 बॉटल खून लगाने के बाद भी इंदिरा गांधी की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था, लेकिन लाइफ सपोर्ट पे थे। और बाहर इंदिरा गांधी की बहू यानी सोनिया गांधी और आर.के. धवन ये बदहाल बाहर टेबल पर पड़े हुए थे। सोनिया गांधी काफ़ी देर तक रोती रहीं। राजीव गांधी उस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली कर रहे थे। जैसे ही इसकी खबर राजीव गांधी को पहुंचती है, राजीव गांधी फौरन वहां से दिल्ली के लिए निकलते हैं और उस बीच एम्स के डॉक्टरों से बात करते हैं। एम्स के डॉक्टर उन्हें तसल्ली देते हैं और वो वापस बंगाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बीच आर.के. धवन और बाकी लोगों के मुताबिक डॉक्टरों को ये सूचित किया गया था, ये आगाह किया गया था कि इस बात की खबर कहीं पर लीक ना हो, क्योंकि अगर ये मामला लीक होता है तो काफ़ी बवाल मच सकता है, जो कि वो शक बाद में सच भी साबित हुआ। और इस तरीके से लगभग 9:30 बजे का ये काम लगातार 1 बजे तक डॉक्टर उनकी देखभाल करते रहे, लेकिन 1 बजे डॉक्टरों ने भी हाथ ऊपर कर लिया। डॉक्टरों के मुताबिक अब इन्हें बचाया जाना मुश्किल था। इस तरीके से होता यह है कि उस वक्त वहाँ के एक लोकल चैनल ने एक न्यूज़ चला दी कि इंदिरा गांधी मारी जा चुकी है। इंदिरा गांधी का कत्ल उनके ही सिक्योरिटी गार्ड बेन सिंह और सतवंत सिंह के द्वारा कर दिया गया है। अब यह खबर धीरे धीरे तूल पकड़ने लगी थी। उस दौर के राष्ट्रपति ज्ञानी ज़याल सिंह, जो कि भारत से दूसरे मुल्क गए हुए थे, किसी मीटिंग के दौरान जब उन्हें ये पता चला तो वो सारी मीटिंगें अपनी कैंसिल करके वो भारत के लिए वापसी के लिए रवाना होते हैं। ज्ञानी ज़याल सिंह भी सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे और उस वक्त राजीव गांधी भी एम्स पहुंच चुके थे। ज्ञानी ज़याल सिंह जैसे ही एम्स के कैंपस में एंट्री लेते हैं, उसी बीच ज्ञानी ज़याल सिंह के साथ कुछ ऐसा होता है कि आगे की सारी तस्वीरें साफ हो चुकी थी कि अब कुछ इस तरीके से होने वाला है। उस वक्त दिन के करीब 2 बज रहे थे और ज्ञानी ज़याल सिंह जैसे ही एम्स के कैंपस में एंट्री लेते हैं, उनके साथ वहाँ की पब्लिक पथराव कर देती है। और ये देखने के बाद सारे सिक्योरिटी गार्ड और सारे मंत्रियों को ये पता चल चुका था कि अब कुछ बहुत ख़तरनाक दिल्ली में होने वाला है, जो कि बाद में सच भी साबित हुआ और दिल्ली में एक बहुत बड़ा दंगा उभर के सामने आया। जबकि सरकारी आंकड़ा देखा जाए तो उसमें यह बताया गया कि लगभग 2700 लोग मारे गए, और अगर गैर सरकारी आंकड़ा देखा जाए तो पता ये चलता है कि लगभग 5000 सिख लोग मारे गए थे। आज भी दिल्ली में एक कॉलोनी ऐसी है जिसे विधवा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। विधवा कॉलोनी इसलिए कि उस वक्त के वहाँ के सारे सिखों को मार दिया गया था। ज्ञानी ज़याल सिंह और राजीव गांधी के एम्स पहुँचने के बाद जब यह क्लियर हो जाता है कि इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद शाम के 6 बजे ये ऐलान करवाया जाता है BBC रेडियो और दूरदर्शन के जरिए कि इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद का मंजर पूरी दिल्ली देख चुकी है। उसके बाद जो जांच होती है, जांच में पता चलता है कि बेन सिंह और सतवंत सिंह के साथ एक और व्यक्ति शामिल था जिसका नाम कहर सिंह था। और कहर सिंह और सतवंत सिंह जेल में होते हैं। लगभग 5 साल के बाद इनको सज़ा सुनाई जाती है और इन्हें तिहाड़ जेल में फांसी
की सज़ा दे दी जाती है और उस वक्त तिहाड़ जेल में इनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है ताकि किसी भी कम्युनिटी को ठेस ना पहुंचे, इसलिए उनका कायदे से अंतिम संस्कार होता है। अच्छा, कहा यह भी जाता था कि इंदिरा गांधी को अपनी सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह पर इतना भरोसा था कि एक वक्त उनके बंगले पर एक मेहमान आते हैं और वो कहते हैं कि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ये कहा गया कि सिख कम्युनिटी का कोई सिक्योरिटी गार्ड आपको नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ अभी भी 2 सिक्योरिटी गार्ड सिख कम्युनिटी से, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने बेअंत सिंह के कंधे पर हाथ रखा और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि जब तक इस तरीके की सिख हमारे साथ हैं तब तक हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। ये जवाब इंदिरा गांधी का था, लेकिन इंदिरा गांधी के भरोसे को किस तरीके से तोड़ा गया, ये एक व्यक्ति बताया जा रहा है कि बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि गोल्डन टेम्पल पर हमले के बाद ये इनको ठेस पहुंची थी और सारी सिख कम्युनिटी इंदिरा गांधी से नाराज़ चल रही थी, ये इन्होंने इसी चीज़ का बदला इंदिरा गांधी से लिया था। ये थी आज की कहानी और इसी तरीके की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।